हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मॉडल सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स का लेकर के। ठीक है, ये मॉडल सैंपल पेपर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के बारे में जो कि होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मॉडल सैंपल पेपर 1 का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, वो होगा इंडियन इकोनॉमी का। अभी क्या है, जिस जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो मैं कुछ सैंपल पेपर जो है वो डिस्कस करूंगा। ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन आज लेकर के। क्या है पहला क्वेश्चन भाई? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 to 10 1 मार्क्स का है, उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है मनी इज एन एसेट्स विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। यहां पे कह रहा है मनी एक ऐसा एसेट है ना, जिसको स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इसका यूज कर सके, है ना। ये मनी के कौन से फंक्शन को डिफाइन करता है? आपको पता होगा मनी का फंक्शन है, इट मेजर्स एज अ वैल्यू, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। ये सारे फंक्शंस हैं, बट ये जो स्टेटमेंट है वो किस फंक्शन को बता रहा है? क्या बोल रहा है? एक ऐसा एसेट विच कैन बी स्टोर, जिसको स्टोर कर सकते हैं, किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार, काफी सिंपल। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और देखिए ये मजेदार है या नहीं है। कहता है कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्या हुआ? इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी रुपीज। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। तो इंडिया ने क्या किया? चूंकि डेप्रिसिएशन हुआ, वैल्यू घट रहा है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में मनी का डिमांड नहीं हो रहा है। तो आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम ही डिमांड करते हैं और डिमांड को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? इंडियन करेंसी का जो वैल्यू डेप्रिसिएट हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सुधरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है? फिक्स्ड में। देखिए फिक्स्ड में अगर होता तो फिक्स्ड में डेप्रिसिएशन नहीं, डिवैल्यूएशन वाला वर्ड रहता तब होता। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी का मतलब है ड्यू टू फॉल इन डिमांड ऑफ इंडियन करेंसी, है ना। जो डिमांड है वो घटा, उसके कारण वैल्यू घट गया, ये डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर देखिए डेप्रिसिएशन हुआ है तो फिर आरबीआई इंटरफेयर बाद में कर रहा है ना, तो ये प्योर फ्लेक्सिबल भी नहीं हुआ। फ्लेक्सिबल कब होगा? जब पूरी कंप्लीट रूप से डिमांड फोर्स जो है, दैट इज डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता करेंसी का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा, तो फ्लेक्सिबल होता है ना। फिर है मैनेज फ्लोटिंग। बिल्कुल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग में होता क्या है ना कि मार्केट फोर्स भी वर्क करता है और जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होता है, वो भी इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो आरबीआई इंटरफेयर क्यों किया? क्योंकि देखा कि इंडियन करेंसी का वैल्यू मार्केट में डिमांड कम होने के कारण डेप्रिसिएट कर रहा है ना, तो उसे सुधारा जाए। ठीक है, कैसे सुधारेंगे? इंडियन करेंसी का डिमांड हम ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई इंटरफेयर किया ना, तो इसमें क्या हुआ? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी है और कहीं ना कहीं सरकार का इंटरफेरेंस भी है, मतलब बैंक का इंटरफेरेंस भी है, तो इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, या मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग को डट्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट है इन दो, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, कहता है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में एडी बराबर होता है सी प्लस आई। ठीक है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट सही है हमारा, ट्रू है हमारा, ये हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट 2 है
एग्रीगेट डिमांड कर्व्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। देखिए एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है लाइन, वो इस प्रकार से होता है, पॉजिटिव स्लोप तो होता है लेकिन ये ओरिजिन से शुरू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का सम होता है एडी, है ना, और कंजम्पशन कहता है कि इधर इनकम है ना, जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, मतलब जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, क्योंकि एडी कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है और ये वाई एक्सिस से अपवर्ड जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए, है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ, है ना, करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट अकाउंट रिसिप्ट। सिर्फ करंट अकाउंट थोड़े, कैपिटल अकाउंट भी होता है ना, तो दोनों को शामिल करेंगे। देखिए डेफिसिट का मतलब है पेमेंट ज्यादा हुआ, रिसीट्स कम आया। ठीक है, तो जो हमारा रिसीट्स होता है वो करंट अकाउंट रिसीट्स होता है और कैपिटल अकाउंट रिसीट्स होता है। ठीक है, और पेमेंट भी करंट अकाउंट पेमेंट और कैपिटल अकाउंट पेमेंट होता है, मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर सिंपली ये हमारा अगर रिसीट्स है, ये हमारा पेमेंट है, ठीक है, तो ये ज्यादा होना चाहिए इससे। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर शुड बी ग्रेटर। तो यहां तो सिर्फ बोल रहा है करंट अकाउंट, तो करंट कैपिटल भी होगा। सेकेंड ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि फिर ये करंट अकाउंट शामिल नहीं कर रहा है। तीसरा है ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसीट्स। बिल्कुल, ऑटोनॉमस रिसीट्स में करंट अकाउंट रिसीट और कैपिटल अकाउंट रिसीट दोनों आ जाता है। पेमेंट में करंट अकाउंट पेमेंट और कैपिटल अकाउंट पेमेंट दोनों ही आ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि अकोमोडेटिंग पेमेंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो गैप हो जाता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अगर सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है या फिर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए जो पेमेंट और रिसीट्स जो भी किया जाता है वो हमारा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ही शामिल होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना। नेक्स्ट कहता है फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 इसको मैच करना है। कहता है वेजिटेबल्स ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, क्या कह रहा है, करेक्ट पेयर कौन सा है वो बताना है। वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, ये क्या नॉन मार्केटिंग गुड्स है? बिल्कुल है, क्योंकि पर्सनल गार्डन में जो हम जो वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं वो पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो वो मार्केट के लिए मतलब बेचने के लिए नहीं, तो नॉन मार्केटिंग गुड्स होगा वो। ठीक है, अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी, देखिए कार यूज्ड एज अ टैक्सी अगर हो गया तो वो कैपिटल गुड्स होगा, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट्स बना रहा है, तो ये हमारा पेयर गलत है। एन एयर कंडीशनर यूज्ड बाय हाउस होल्ड, तो ये कंज्यूमर गुड्स होगा, यहाँ कैपिटल गुड्स लिखा है। स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट, फैक्टर इनकम नहीं, ट्रांसफर इनकम होता है ये। ठीक है, तो ये तीनों आंसर गलत, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मैं ये उम्मीद रख करके बता रहा हूं सारा क्वेश्चन कि आप लोग मैक्रो इकोनॉमी सब पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि मैं मॉडल सेट करवा रहा हूं, एग्जाम है आने वाला है समय में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आपका कंप्लीट हो गया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए कहता है कंप्लीट द टेबल, ये टेबल को कंप्लीट करना है। ये वैल्यू एडेड मेथड जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, उससे लिया गया है। इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वैल्यू एडेड है। ठीक है, देखिए वैल्यू एडेड की बात करें तो वैल्यू एडेड मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला में तो कुछ नहीं है, पहला नंबर बेकर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहां क्या होगा 1 नंबर में यहां पे, तो वैल्यू एडेड कितना दिया हुआ, यहां पे 2000 दिया हुआ है, 2000 लिख दे यहां पे, इक्वल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 2000 है। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना बचेगा, 2000 हो जाएगा ना, 2000 प्लस 2000 4000 हो जाएगा, है ना, 4000। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, मतलब 1 नंबर में यहां पे कितना होगा 4000। ठीक है, अब पहले एक ऑप्शन देख लो, तो शुरुआत में 4000 कहां पे है, अच्छा इसमें सिर्फ 3 में, सी में नहीं है, तो सी तो पहले गलत हो गया, छाट दिए उसको। अब दूसरा देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है,
तो दूसरा क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सबको जोड़ देंगे, 2000 4000 कितना 6000 और 4400 10400। ठीक है, ये तो सब में है तो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं हम लोग रिटेल सेलर, तीसरा नंबर मैंने बताया था ना, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड का ये फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ रिटेल सेलर में, वैल्यू एडेड दिया हुआ 400, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 4400 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आईसी उधर ले जाएं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो क्या होगा 4400 माइनस 400 दैट इज 4000, क्या होगा 4000। तो यहाँ पे क्या हो गया 4000 हो गया। अब देखिए तो कहां पे है, ये गलत हो गया डी नंबर। ठीक है, अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, चौथा में क्या होगा, 4 में वैल्यू एडेड निकाल, सबको जोड़ देंगे 2000 2000 4000 और इधर 4400। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी हो गया। ठीक है, काफी सिंपल था ये क्वेश्चन बनाना। चलिए तो नेक्स्ट आता है, कहता है इफ इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टर मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर दिया हुआ है वो कितना 4 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है सी बार कितना 30 है, तो कंजम्पशन फंक्शन हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए आपको पता होगा कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, है ना। तो यहां से 4 दिया हुआ के, तो 1/1 माइनस एमपीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स 1, क्या हो गया 1 इधर आ जाएगा तो 4 माइनस 1 3 इक्वल्स 4 एमपीसी। तो एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 3/4 दैट इज 0.75। जो कंजम्पशन फंक्शन हमारा होता है वो क्या है, सी इक्वल्स ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू वाई। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ 30 प्लस कितना 0.75 होगा इनटू वाई, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन। देखिए कहां पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 पहला करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी है ना। छठा का ही क्वेश्चन नंबर बी है, कहता है इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, कहता है इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन सेविंग इक्वल है, दोनों इक्वल है, देन व्हाट विल बी एमपीसी, तो एमपीसी हमारा क्या होगा। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, एमपीएस का फॉर्मूला होता क्या है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब अगर दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल, दोनों सेम है तो डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना। तो हम लोग पढ़े हो कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1। ठीक है, तो एमपीसी प्लस 1 इक्वल 1, मतलब एमपीसी कितना हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हुआ इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है मनी सप्लाई M1 in India does not include demand deposit with commercial bank। नहीं, गलत है। देखिए M1 का फॉर्मूला होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ठीक है, ये तो पहला ही हमारा जो है ये फॉल्स हो गया। ठीक है, कह रहा डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करता है। मनी सप्लाई M1 refers to assets available with the commercial bank during the particular period time। नहीं, ये भी फॉल्स है। M1 में क्या होता है, सिर्फ करेंसी डिमांड डिपॉजिट अदर, कहीं पे क्या ऐसा है एसेट्स अवेलेबल विद कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट तो पब्लिक का पैसा है ना, जब डिमांड करेगा वो मिल जाएगा उसको, वो बैंक का पैसा नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सपोज द प्राइस ऑफ 1 यूके पाउंड, मतलब 1 यूके पाउंड हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹70, मतलब पहले 70 रुपीज था, अब कितना हो गया, अब हो गया 80। तो ये क्या हुआ, ये रुपीज का वैल्यू में एप्रिसिएशन आया, डेप्रिसिएशन आया, क्या होता है रीवैल्यूड हुआ या वैल्यूड हुआ। तो सबसे पहले ओइंग टू मार्केट फोर्सेज, मतलब डिमांड सप्लाई के कारण हो रहा है, तो डिवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन नहीं होगा, वो या तो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, पहले अगर हमको $1 हमको खरीदना, 1 यूके पाउंड खरीदना होता 70 रुपए देना पड़ता था, अब उसी चीज के लिए हमको 80 रुपए देना पड़ रहा है, मतलब हमारे करेंसी का वैल्यू घट गया है ना।
तब ना ज्यादा देना पड़ रहा है। आप 70 रुपये देंगे तो हमको 1 पाउंड नहीं देगा वो। तो आंसर क्या होगा? डेप्रिसिएटेड, मतलब इंडियन करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड। ठीक है, चलिए कहता है 8 का बी है, सपोज कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन, कंट्री एक्स में क्या है? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। देन कंट्री सी वाई, मतलब वाई की अपेक्षा ज्यादा इन्फ्लेशन कहां पे है? एक्स में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन टू हैपन इन सच केस, है ना? अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री एक्स। देखिए कंट्री एक्स में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या होगा ना, फॉरेनर को यहाँ का प्रोडक्ट महंगा लगेगा तो वो नहीं खरीदना चाहेंगे। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, हम लोग इंपोर्ट क्या करेंगे? ये बढ़ा देंगे। क्यों? हमारे देश में इन्फ्लेशन है तो सस्ता में अगर विदेश में मिल रहा है वहां से खरीद लेंगे। तो क्या हुआ? एक्सपोर्ट लेस हो गया ना इंपोर्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिसिट हुआ ना। कंट्री एक्स में क्या हुआ? डेफिसिट हुआ। तो क्या होगा? अ ट्रेड डेफिसिट बैलेंस ऑफ फॉर कंट्री एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, कहता है यहां पे असर्शन रीजन दिया हुआ है, कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ट्रू, सॉरी ट्रू है ये। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? द सिचुएशन वेयर इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फाउंड। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ट्रू है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवलिंग वेज रेट। बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। मैंने वहां ना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो उनको काम मिला हुआ है। ठीक है, बट याद रखिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। क्यों? फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है ना। अगर मान लीजिए इच्छा, हमको काम मिल रहा है, सब मिल रहा है काम, ठीक है, काम करना चाहते थे, काम मिल रहा है, लेकिन मन के नहीं बहुत पैसा हमारे पास है, नहीं काम करेंगे, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है किसी रीजन से नहीं, ये इच्छा से बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, है ना, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन यहाँ पे सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा, ए आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एमपीएस कितना दिया हुआ है? 0.25 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 200 करोड़, मतलब डेल्टा आई कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ना 1/MPS, 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/MPS। तो 1/MPS कितना? 0.25, कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमें पता है चेंज इन इनकम बराबर होता है के इंटू डेल्टा आई। ठीक है, क्या होगा? के कितना? 4 है, इन्वेस्टमेंट कितना? 200, तो कितना हुआ? 800 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, आउटपुट ऑफ गुड्स एक्स ड्यूरिंग 218 and 2019 वर 100 unit and 110 units. The market price of the product during 2 years was 1555 per unit. Calculate percentage change in real gross domestic product, है ना, जीडीपी जो है रियल वाला निकालना है इन 2009 इतना यूजिंग इतना एज अ बेस ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रियल जीडीपी 2019 में, तो हमको बेस ईयर का प्राइस ही ले, मतलब हम 2019 का बात करें तो 110 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। बेस ईयर में 2018 में कीमत कितना था? 50 था, तो 50 गुना कर दिए, क्या हो गया? 5500। और 2018 में बेस ईयर क्या था हमारा? बेस वही बेस ईयर था, उस समय आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ था? 100, कितना? 50। प्राइस हमको लेना है बेस ईयर का ही। ठीक है, कितना हो गया? 5000। तो चेंजेस कितना आया दोनों में? 500 का चेंजेस आया है। परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, राइट, ये पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा? 500 डिवाइडेड बाय इनिशियल 18 का कितना था? 5000 था, इंटू 100, ऐसे निकलेगा। ये 2 0 कैंसल, ये कैंसल हुआ, कितना? 10। ये 10% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, काफी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिविंग वैलिड रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। कहता है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रोड इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। देखिए हम अगर इन्वेस्ट किए हैं, फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसमें बेनिफिट में हमको डिविडेंड मिला, तो ये क्या क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में आएगा? नहीं, ये रेवेन्यू अकाउंट में आता है, रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब हम डिविडेंड कमाए, जो पैसा आया, कोई लायबिलिटी नहीं ना बना कि हम बाद में हमको चुकाना पड़ेगा पैसा, ये तो हम अर्निंग है मेरा। ठीक है, तो जिसमें लायबिलिटी नहीं बनता है वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, क्लियर। और रीजन क्या था? चूंकि रेवेन्यू अकाउंट में आता है ना, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लायबिलिटी नहीं बनता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लीड टू प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही। देखिए जब डेप्रिसिएशन हमारे करेंसी का होता है ना, तो फॉरेनर के लिए, जब किसी कंट्री का करेंसी का वैल्यू डेप्रिसिएट करता है, तो फॉरेनर के लिए वो सामान, हमारे देश का सामान सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा सामान ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट बिकम चीप व्हेन देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो इस हालात में क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सिंपल है। देखिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अभी $1 है ना, $1 बराबर मतलब ₹50 है। अब डेप्रिसिएशन हुआ तो $1 बराबर ₹60 हो गया। तो पहले जो फॉरेनर थे $1 में ₹50 का सामान खरीद सकते थे, अब ₹1 में ₹60 का सामान खरीद सकते हैं $1 में। ठीक है, तो आप ज्यादा खरीदना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे कि मात्र $1 खर्च करके ₹60 का सामान खरीद पा रहे हैं, पहले मात्र ₹50 का कर पा रहे थे, तो ज्यादा खरीदेगा ना, तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग बिटवीन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अभी मैंने बात किया था। देखिए ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन बेसिकली होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, सरप्लस में, डेफिसिट में, इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कैसे? कहता है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में दिस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। करंट कैपिटल अकाउंट दोनों को शामिल किया जाता है। जबकि दीज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स में ये शामिल किया जाता है। ठीक है, कहता है दीज आइटम इन बीओपी रेफर्स टू फॉरेन एक्सचेंज, इसको फॉरेन एक्सचेंज से रेफर करते हैं। और दीज आइटम इन बीओपी रेफर्स ट्रांजेक्शंस, ठीक है, विच इज अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस। इसका कब यूज होता है? इसका यूज होता है डेफिसिट और सरप्लस का सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। जबकि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होता है जहां पे प्रॉफिट मोटिव से हम लोग सेल, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। किस मोटिव से करते हैं? प्रॉफिट के लिए ना। ठीक है, तो ये बैलेंस सच प्रॉफिट मोटिव से होता है। जबकि ये जो होता है किस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन किस लिए होता है? ताकि डेफिसिट और सरप्लस को दूर किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ प्लांट सेविंग एक्सीड्स प्लांट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्लांट सेविंग जो है वो ग्रेटर है प्लांट इन्वेस्टमेंट से, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे? देखिए सिंपल सी बात है, लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अब कंजम्पशन कम करेंगे तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को कट करेगा ना, तो कट करेगा मतलब आउटपुट कम होगा, इंप्लॉयमेंट भी घटेगा और इसके बाद इनकम भी घटेगा। तो क्या होगा? डिक्रीज होगा इनकम, आउटपुट एंड इंप्लॉयमेंट तीनों में। लोग जब सेविंग कर लेंगे ज्यादा, कंजम्पशन करेंगे नहीं, तो एग्रीगेट डिमांड घटेगा। एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो प्रोड्यूसर आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा, तो आउटपुट घटेगा। कम प्रोड्यूस करेगा तो लेबर को हटाएगा काम से, तो इंप्लॉयमेंट भी गिरेगा। अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगा तो इनकम भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड इन द हिंदू ऑन 6 अगस्त 2022। ठीक है, एक पब्लिश हुआ था न्यूज, है ना। क्या कहता है? द मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन एमपीसी जो है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द रेपो रेट बाय 50 बेस पॉइंट्स। ठीक है, जो रेपो रेट है, रेपो रेट को क्या हुआ? रेपो रेट को बढ़ाया गया। कितना? 50 बेसिस पॉइंट पे। ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट होगा और क्या कॉन्सिक्वेंस, मतलब कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रीजन रहा होगा? देखिए रेपो रेट बढ़ाने के पीछे का रीजन ये होता है, अगर इकोनॉमी में लग रहा है इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, इन्फ्लेशन का सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार रेपो रेट बढ़ाती है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक।
ठीक है, ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक। तो अगर रेपो रेट महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट रेट भी महंगा होगा, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को महंगा में लोन मिला है तो वो जनरल पब्लिक को भी तो महंगा में लोन देगा। और अगर महंगा में लोन देगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पब्लिक जो है उसके पास पैसा घटेगा, वो डिमांड कम करेगा, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट एजेंट। देखिए सेंट्रल बैंक जो होता है गवर्नमेंट के लिए एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि सरकार का ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट जो है वो बैंक सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। ये एडवाइजर भी होता है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो एडवाइस करते रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज कैसा होना चाहिए, कब एक्सपेंसेस बढ़ाना चाहिए सरकार को, कम नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। ठीक है, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है सेंट्रल बैंक को, या कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा रख रहा है सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक जो उसको इंटरेस्ट देगी उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बहुत क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है तो सरकार रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है ना, कमर्शियल बैंक वहां ज्यादा पैसा रखता है जमा, क्योंकि वो देख रहा है कि यार सरकार पैसा, मतलब सेंट्रल बैंक अच्छा पैसा दे रही है, तो चलो वहां जमा रखते हैं, सेफ है पैसा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक के पास जो अवेलेबल अमाउंट होगा जिसे वो जनरल पब्लिक को लोन दे सके वो कम करेगा, और क्रेडिट जो है वो कंट्रोल होना शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, गिव वैलिड रीजन। कहता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है ये, क्योंकि जो प्रॉफिट अर्न किया फॉरेन बैंक्स ने, ठीक है, वो चला जाता है कहां पे, वो अपना देश ले जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा वो अर्न नहीं ना किया गया है। ठीक है, फिर है एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय फर्म, बिल्कुल इसको शामिल किया जाता है। जब हम लोग खर्च करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को अपग्रेड करने में, तो इससे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड में कैपिटल फॉर्मेशन को शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सपोज इन अ फाइनेंशियल ईयर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन अ कंट्री इज वाज 1100 करोड़, मतलब जीडीपी जो था एमपी पे वो कितना था, 1100 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एनएफआईए जो है वो कितना था, 100 करोड़। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है एनआईटी वो कितना था, 150। ठीक है, और नेशनल इनकम जो था एनएनपीएफसी ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है हमारा 850। ठीक है, तो एनएनपीएफसी बराबर क्या होता है, हमें निकालना डेप्रिसिएशन। ठीक है, जीडीपी एमपी इसमें माइनस कर देंगे एनआईटी, तो क्या बन जाता है, जीडीपी एफसी बन जाता है, प्लस कर देंगे एनएफआईए तो वो क्या बन जाता है, जीएनपीएफसी। अब माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तब वो बन जाता है एनएनपीएफसी। मतलब एनएनपीएफसी का ये फॉर्मूला है, क्या दिया हुआ, 1100 माइनस एनआईटी 150 प्लस कितना एनएफआईए कितना दिया हुआ है, 100। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इधर ले आइए, डेप्रिसिएशन तो क्या हो जाएगा, 1100 हो गया, 1200 में 150 लग गया, 1050 माइनस 850 उधर चला गया, कितना बचेगा, 002 200 करोड़ जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलिए कहता है व्हाइल एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड इंटायर फोकस इज ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। तो बिल्कुल ये पूरी तरह से क्या होता है ना, डोमेस्टिक जो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिर्फ उसी का खर्च शामिल किया जाता है जीडीपी एमपी में। ठीक है, नेशनल इनकम में फॉरेन कंट्रीज के मतलब नेट फैक्टर इनकम इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक में नहीं। क्लियर है। चलिए तो आज का सेक्शन एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जीडीपी एफसी।
ठीक है, क्या है, रेंट एंड रॉयल्टीज। देखिए इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है नेशनल, ये इनकम मेथड का है। इनकम मेथड में जीडीपीएफसी क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है और मिक्स्ड इनकम होता है, इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया, वेजेस एंड सैलरीज, है ना, फिर वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है और वैसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये 1700 इंक्लूड होगा, मतलब 1700 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, वेज ये सब शामिल किया जाता है। तो रेंट कितना है 1300, इसको भी शामिल करेंगे। फिर क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग सरप्लस में डिविडेंड वगैरह जो है, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, ये दोनों चीजें जो है और रिटेन अर्निंग, ये तीनों चीजें प्रॉफिट में आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट हो गया, प्लस हो गया आपका रेंट, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड तीनों को जोड़ के निकालते हैं, मतलब 400 भी शामिल होगा, रिटेन अर्निंग 300 भी शामिल होगा और डिविडेंड 400 भी शामिल होगा, ठीक है। ये हो गया तीनों चीजें प्रॉफिट का। अब रेंट दिया है, रेंट हाँ 1300 तो ले चुके हैं। इंटरेस्ट कहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो छोड़ नहीं दिया, नहीं देंगे। मिक्स्ड इनकम 1400, इसको भी शामिल कर देंगे, बस बाकी किसी चीज को नहीं देखना है, क्योंकि हमको जानना है जीडीपीएफसी बराबर डोमेस्टिक इनकम निकालना है ना। तो एक काम कीजिएगा, ये जीडीपीएफसी नहीं है, ये डायरेक्टली हमारा एनडीपीएफसी है, ठीक है। नेशनल इनकम निकालते हैं इनकम मेथड में, तो एनडीपीएफसी का डायरेक्ट यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया था, है ना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम तीनों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ दीजिए, जो रेड से रेड पेन से लिखा उसको जोड़ दीजिए। 0 0 4 4 8 3 11 और 4 कितना हो गया 15 और 7 22 और 3 25 का 5 लेफ्ट 2, फिर कितना हुआ 1 2 3 2 5 5500। एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सैंपल सेट 1 का सेक्शन वाज आज मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा सेक्शन 2, सेक्शन बी, जिसमें इंडियन इकोनॉमी होगा। तो कृपया करके आप लोग जरूर वीडियो को कंप्लीटली देखें। अगर किसी प्रकार का डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आज कहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।